भक्तपुर गांव पर एक अंधेरी रात छा जाती है। एक तूफान आ रहा है। एक भयंकर तूफान अपना क्रोध प्रकट करता है, जिसमें हिंसक हवाएं गांव से होकर गुजरती हैं। बिजली की चमक प्राचीन गांव को रोशन करती है, जिससे उसकी भेद्यता का पता चलता है। तूफान तेज हो जाता है। हवा और बिजली रात पर हावी हो जाती है। प्रकृति की कच्ची शक्ति पूरी तरह से प्रदर्शित है। बख्तपुर गांव मौसम की मार झेल रहा है। एक विनम्र गांव की झोपड़ी के भीतर रात एक अशांत शांति से ढकी हुई है। एकांत मोमबत्ती अंधेरे को भेदने के लिए संघर्ष कर रही है। इसकी डगमगाती रोशनी कमरे में नृत्य करने वाली भूतिया छायाओं को चित्रित करती है। गांव की बूढ़ी दादी चौड़ी आंखों वाले बच्चों के घेरे से घिरी आतंक की कहानी बुनने की तैयारी करती है। हवा प्रत्याशा से घनी हो जाती है, क्योंकि वह अशुभ शीर्षक फुसफुसाती है। खूनी कैंची की कहानी। बच्चे करीब आ जाते हैं। उनके चेहरे डर और आकर्षण का मिश्रण होते हैं, क्योंकि भयानक कहानी शुरू होती है। 70 साल पहले किंवदंती श्यामा की फुसफुसाती है। एक गांव की महिला जिसने सिर्फ बाल ही नहीं काटे। उसका चेहरा एक रहस्य का धुंधलापन, एक भयावह रहस्य छुपाता है। उसकी आंखें अलौकिक प्रकाश से चमकती हैं। गांव की झोपड़ी का धुंधला आंतरिक भाग अपनी सांस रोक लेता है, जो श्यामा की उपस्थिति से छाया हुआ है। एक अदृश्य अंधेरा हवा में प्रवेश करता है, क्योंकि श्यामा न केवल बाल काटने की तैयारी करती है, बल्कि आत्माओं की भी। श्यामा की किंवदंती बनी हुई है। हर कतरन के साथ उसने जिन आत्माओं का दावा किया था, उसकी एक ठंडी याद दिलाती है। आग ने श्यामा की दुकान को निगल लिया। रात के खिलाफ एक भयानक चिता। श्यामा आग में जलती है। उसका जीवन निर्दयी ज्वालाओं से बुझ जाता है। अराजकता के बीच श्यामा की कैंची गायब हो जाती है। आग लगने पर दूर चली जाती है। ज्वालामुखी भभक रहा है। एक भयंकर जानवर जो अपने रास्ते में सब कुछ निगल जाता है। चीखें हवा को भेदती हैं। रात में दहशत का एक कोरस गूंजता है। दुकान ढह जाती है। श्यामा का जीवन और उसकी कैंची राख और यादों में बदल जाती है। आधी रात में बख्तपुर गांव सो रहा है, फिर भी कैंची की लयब्ध छटक छटक शांति को भेदती है। आवाज खाली सड़कों से गूंजती है। सोए हुए गांव में एक अकेला प्रतिध्वनि प्रत्येक कतरन जीवन की याद दिलाती है, भले ही दुनिया आराम कर रही हो। गांव सांस रोककर कैंची की लगातार आवाज सुनता है। भक्तपुर की शांति भंग हो जाती है, क्योंकि एक कार गांव के प्रवेश द्वार पर आती है, जिसके साथ कॉलेज के छात्रों की एक टीम अपने शोध को शुरू करने के लिए तैयार होती है। उत्सुक आंखें क्षितिज को स्कैन करती हैं, अछूते दृश्यों का हर विवरण अवशोषित करती हैं। कार का दरवाजा खुलता है और छात्र बाहर निकलते हैं, जो बख्तपुर के दिल में डूबने के लिए तैयार हैं। सामान उतारा जाता है। प्रत्याशा मिट्टी की गंध और अनकही कहानियों के वादे के साथ मिल रही है। भक्तपुर के हृदय में 4 लोगों की एक टीम खोज के कगार पर खड़ी है। राघव, साक्षी, अमन और तान्या गांव के दृश्यों और ध्वनियों को महसूस करते हैं। टीम का प्रत्येक सदस्य बख्तपुर का विवरण लेता है। टीम गांव की अज्ञात गहराई में जाने की तैयारी करती है। राघव बख्तपुर गांव से गुजरता है। उसके मन में एक बढ़ती हुई बेचैनी बस जाती है। वह रुकता है। एक चुभन भरी सनसनी बताती है कि अदृश्य आंखें उस पर हैं। राघव आसपास का निरीक्षण करता है। उसकी निगाह परिदृश्य पर घूमती है। अपनी सतर्कता के बावजूद गांव में किसी अन्य उपस्थिति का कोई संकेत नहीं दिखता। श्यामा की जर्जर झोपड़ी चुपचाप खड़ी है। गांव के किनारे पर एक अवशेष, जहां समय रुकता हुआ प्रतीत होता है। विनम्र निवास बेकाबू हरियाली से घिरा हुआ है, जो इसकी प्राचीन रहस्यमय आकर्षण को बढ़ाता है। चिन्ह श्यामा यहां टेढ़ा लटका हुआ है, जो अतीत की कहानियां फुसफुसाता है। घने पत्तों से धूप छनकर आती है, जिससे पुरानी संरचना के चारों ओर एक अलौकिक चमक पैदा होती है। झोपड़ी अपने प्राकृतिक परिवेश के साथ सहजता से घुलती मिलती प्रतीत होती है, मानो धरती से ही उगी हो। एक हल्की हवा पत्तियों से गुजरती है। श्यामा की झोपड़ी के चारों ओर भूली हुई कहानियों की फुसफुसाहट करती है। साक्षी श्यामा की झोपड़ी के पास धरती में खोदती है। उसकी भौहें एकाग्रता में तनी हुई हैं। उसकी उंगलियां मिट्टी के नीचे दबी किसी कठोर और धातु की वस्तु से टकराती हैं। वह कैंची की एक पुरानी जोड़ी निकालती है, जिसके जंग लगे ब्लेड धूप में अशुभ रूप से चमक रहे हैं।
जैसे ही साक्षी कैंची पकड़ती है, एक भयावह परिवर्तन होने लगता है। साक्षी की आंखें लाल हो जाती हैं, जो एक नई दुर्भावना को दर्शाती हैं। एक अजीब मुस्कान साक्षी के चेहरे पर उभरती है, जो गहरे इरादों का संकेत देती है। गांव की झोपड़ी की धुंध में तान्या अभी भी लेटी है। उसे अपने सपनों में चल रहे उथल पुथल का एहसास नहीं है। एक दिल दहला देने वाला दृश्य सामने आता है। एक महिला भाग रही है, कैंची उसके हाथ में चमक रही है। उसकी निराशा भरी चीख गूंजती है, मुझे अधूरा मत छोड़ो। महिला की व्यथित गुहार सन्नाटे को भेदती है, मुझे अधूरा मत छोड़ो। तान्या की शांत नींद टूट जाती है, क्योंकि दुःस्वप्न तेज हो जाता है। उसका अवचेतन महिला की चीखों से त्रस्त होता है। तान्या की आंखें खुल जाती हैं। उसकी चीख रात में गूंजती है। चीखना महिला की गुहार की गूंज बनी हुई है, क्योंकि तान्या दुःस्वप्न की भयावह पकड़ को झटकने के लिए संघर्ष कर रही है। सुबह का सूरज बख्तपुर गांव पर लंबी छाया डालता है, जो एक हताश खोज की शुरुआत को चिह्नित करता है। राघव और तान्या चिंता से चेहरे पर उकेरे हुए अमन की बेतहाशा खोज शुरू करते हैं। तान्या की पुकारें संकरी गलियों में गूंजती हैं। उसकी आवाज बढ़ते डर से भरी है। राघव की दृढ़ दृष्टि हलचल भरे बाजार में घूमती है। लापता लड़के का कोई संकेत ढूंढ रही है। वे भीड़ से गुजरते हैं। हर गुजरते पल के साथ उनकी चिंता बढ़ रही है। गांव जो कभी आश्रय था, अब एक भूल भुलैया जैसा लगता है, क्योंकि वे बेतहाशा अमन को खोजने की कोशिश करते हैं। जंगल अपने खौफनाक रहस्य का खुलासा करता है। झाड़ियों के पास एक लाश पड़ी है, जो हिंसा का एक ठंडा गवाह है। राघव और तान्या घटनास्थल पर पहुंचे। उनके चेहरे दहशत से भर गए। राघव की सांस रुक जाती है। उसका शरीर भयानक दृश्य से पीछे हट जाता है। तान्या का हाथ उसके मुंह पर जाता है, एक चीख को दबाता है, क्योंकि आतंक उसे जकड़ लेता है। नम जंगल की हवा अनकही दहशत से भरी हुई है। पत्तों की हर सरसराहट एक संभावित खतरा है। उनका साझा आतंक उन्हें एक साथ बांधता है, क्योंकि वे जंगल के खतरे की गंभीर वास्तविकता का सामना करते हैं। धुंधले गांव की झोपड़ी में पुलिस को एक हताश कॉल एक बुरे सपने में बदल जाती है। लाइन चटकती है, फिर कैंची की कतरन की ठंडी आवाज हवा में भर जाती है। गुस्सा उबलते हुए राघव ने फोन पटक दिया और छोटी सी झोपड़ी में गूंज सुनाई दी। राघव का चेहरा क्रोध और निराशा का मुखौटा है। मनहूस चुप्पी भारी है, जो केवल राघव की फटी हुई सांस से टूटती है। गांव के दिल में राघव जवाब ढूंढता है। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। एक सन की बूढ़े आदमी ने एक चौंकाने वाला सच उजागर किया, जिसके पास कैंची होगी, उसकी आत्मा श्यामा की होगी। बूढ़ा आदमी कांपता है। उसके शब्द राघव पर डर की छाया डालते हैं। राघव ध्यान से सुनता है। रहस्योद्घाटन का भार उसमें समा रहा है। धुंधली रोशनी वाली झोपड़ी के अंदर साक्षी की नींद में खलल पड़ता है। वह उठती है। उसके चेहरे पर एक अशांत संकल्प अंकित है। साक्षी अपने बाल काटना शुरू करती है। उसके चारों ओर लटें गिरती हैं। राघव और तान्या देखते हैं। उनके चेहरे सदमे और भ्रम का मिश्रण है। उनके आश्चर्य का भार छोटे से झोपड़ी को भर देता है। रात के आवरण में राघव और तान्या श्यामा की झोपड़ी को घेरने वाले रहस्यों को उजागर करने की यात्रा शुरू करते हैं। उनकी मशाल की किरणें अंधेरे को भेदती हैं। तान्या राघव की गति से मेल खाती है। उसके चेहरे पर प्रत्याशा और आशंका का मिश्रण है। प्रत्येक कदम उन्हें रहस्यमय आवाज के करीब लाता है। श्यामा की झोपड़ी इंतजार कर रही है, शांत और स्थिर। उसकी रहस्यमयता हर आने वाले कदम के साथ गहरी होती जा रही है। श्यामा की विनम्र झोपड़ी के नीचे एक गुप्त तहखाना उजागर होता है, जिसका प्रवेश द्वार छाया में समा गया है। धूल के कण धुंधली रोशनी में नाचते हैं, जो रहस्य और भय से बंधी एक डायरी का खुलासा करते हैं। अंदर खून से लिखी एक डायरी है। हर पन्ना अंधेरे और निराशा की कहानियों को फुसफुसाता है। तहखाने में श्यामा के रहस्य फुसफुसाते हैं। हर शब्द घुटन भरी अंधेरी में एक ठंडा प्रतिध्वनि है। धुंधले से तहखाने में राघव डायरी पर ध्यान देता है, जिसके रहस्य खुलने वाले हैं। प्राचीन लिपि एक भयावह भविष्यवाणी प्रकट करती है। जिस दिन कैंची 3 बार खून से सना होगा, मैं लौट आऊंगा। तान्या राघव के बगल में खड़ी है। उसकी उपस्थिति तनावपूर्ण माहौल में जुड़ती है, क्योंकि अशुभ शब्द हवा में लटकते हैं।
जैसे ही राघव डायरी की गंभीर चेतावनी को समझता है, उसका भाव सख्त हो जाता है। भविष्यवाणी का भार भारी पड़ता है, क्योंकि तान्या राघव को देखती है। कमरा अनकही आशंका से भरा हुआ है। रात की शांति में डायरी के शब्द गूंजते हैं, खून और डर में लिपटे वापसी का वादा करते हैं। गांव की झोपड़ी की धुंधली सीमाओं में हाल की मौतों का बोझ भारी है। राघव की आंखें घबराहट से इधर उधर घूमती हैं। उसका चेहरा बदते हुए डर से भर जाता है। टैन्या का पीला चेहरा टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी को दर्शाता है। उसके होंठ थोड़ा कांप रहे हैं। उनकी आंखें मिलती हैं। दोनों को जकड़ लेने वाले आतंक की एक मौन स्वीकृति। हवा अनकही आशंकाओं से भरी है। हर सांस उनकी भेद्यता की याद दिलाती है। यह चुप्पी डर को बढ़ाती है, जो केवल चटकती आग और उनके तेज होते दिल से टूटती है। गांव की झोपड़ी के अंदर साक्षी का परिवर्तन पूरा हो गया है। उसकी आंखें अब एक भयानक लाल रंग से जल रही हैं। खून से लाल आंखें अंधेरे को भेदती हैं, विनम्र निवास पर एक अशुभ छाया डालती हैं। उसकी नजरें तेज हो जाती हैं, जो एक ऐसी दुर्भावना को दर्शाती हैं जो झोपड़ी के अंदर की हवा को भी ठंडा कर देती है। परिवर्तन साक्षी को शुद्ध भय का प्रतीक बनाता है। उसकी उपस्थिति एक स्पष्ट खतरा है। झोपड़ी में हर छाया गहरी होती दिखती है, मानो साक्षी की भयानक निगाह से पीछे हट रही हो। साक्षी की खून जैसी लाल आंखें अनकही भयावहता का वादा करती हैं। हवा अदृश्य ऊर्जा से चटकती है। गांव की झोपड़ी में वो कैंची से तान्या का पीछा करते हुए हंगामा मच जाता है। तान्या चिल्लाती है। उसकी आवाज छोटी झोपड़ी में गूंजती है। साक्षी पीछा में शामिल हो जाती है, जो इस बेतहाशा दृश्य को बढ़ाती है। पीछा तेज हो जाता है, झोपड़ी को डर और उन्माद से भर देता है। गांव की झोपड़ी के अंदर एक मंडराता खतरा साकार होता है, क्योंकि कोई साक्षी को छीनने की कोशिश करता है। नाजुक मौके पर राघव अंदर आते हैं। उनकी उपस्थिति एक तीखी रुकावट है। राघव एक दृढ़ हस्तक्षेपकारी कदम के साथ हमलावर की प्रगति को रोकता है। राघव के साक्षी को पकड़ने से रोकने से झोपड़ी में तनाव भर जाता है, जिससे घटनाओं का क्रम बदल जाता है। तान्या एक झटके में साक्षी से कैंची छीन लेती है। वह कैंची को पूरी ताकत से फेंकती है। कैंची हवा में उड़ती है, धुंधली रोशनी में चमकती है। साक्षी देखती है, हैरान होकर, जैसे कैंची परछाई में गायब हो जाती है। कैंची बहुत दूर जा गिरती है, पहुंच से बाहर। कैंची उठती है, उनका काम पूरा। साक्षी अंधेरे में डूबकर जमीन पर गिर जाती है। तान्या देखती है कि साक्षी बेहोश हो जाती है। उसका चेहरा भावहीन है। सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि साक्षी निश्चल पड़ी है। झोपड़ी की छाया गहरी हो रही है। गांव की झोपड़ी की धुंधली रोशनी में राघव प्राचीन डायरी पर ध्यान देता है। उसके चेहरे पर आशा और निराशा अंकित है। अंतिम शब्द पृष्ठ से उछलते हैं, कैंची को जला देना चाहिए। उसकी आंखें संकरी हो जाती हैं। राघव के चेहरे पर दृढ़ संकल्प और आशंका का मिश्रण झिलमिलाता है। राघव एक पल के लिए झिझकते हैं। आगे के कार्य के भार पर विचार करते हुए राघव की तीव्र दृष्टि डायरी पर टिकी हुई है। उसका दिमाग उपाय के निहितार्थों के साथ दौड़ रहा है। गांव में अंधेरा छा गया है। दूर की लपटों की धुंधली रोशनी ही अंधेरे को भेदती है। लौकें कैंची के चारों ओर झिलमिलाती हैं, एक अजीबोगरीब चमक बिखेरती हैं जो रात में नाचती है। किस्मत के एक मोड़ में ज्वालाएं कैंची को नहीं, बल्कि श्यामा के सार को प्रज्वलित करती हैं। श्यामा की आत्मा प्रकट होती है, शक्ति का विकिरण करती है, क्योंकि आग उसके आह्वान का जवाब देती प्रतीत होती है। ज्वालाएं कैंची को घेर लेती हैं। उनका भूतिया चमक खेल में रहस्यमय शक्तियों का प्रमाण है। रात के आवरण में गांव शांत पड़ा है। उसकी चुप्पी एक अकेले व्यक्ति के एकांत को बढ़ाती है। श्यामा अकेली खड़ी है। उसकी आवाज सुनसान सड़कों पर एक तीखा प्रतिध्वनि है। उसकी गुहार गूंजती है, मैं अधूरी हूं, मुझे पूरा करो। रात का आकाश मौन प्रतिक्रिया में मंडराता है। श्यामा की हार्दिक पुकार का गवाह बनता है। रात के आवरण में राघव गांव में खड़ा है, शांत दुहक के बीच एक अकेला व्यक्ति। राघव श्यामा के लिए अंतिम विश्राम स्थल तैयार करता है। पृथ्वी उसके गंभीर कार्य के आगे झुक जाती है। वह खोदना जारी रखता है। हर बार मिट्टी निकालते हुए छेद गहरा होता जाता है, क्योंकि उसके दुहक का भार भारी होता जाता है। कोमल हाथों से राघव सावधानी पूर्वक
श्यामा की राख को धरती में रखता है, जो प्रेम और याद का अंतिम कार्य है। राघव गड्ढे को भरता है, मिट्टी का हर मुट्ठी विदाई है, अनंत विश्राम का वादा। राघव कब्र के ऊपर खड़ा है, सन्नाटा केवल हवा की फुसफुसाहट से टूटता है, जो यादों को रात में ले जाती है। पृथ्वी हिंसक रूप से कांपती है, भारी दबाव में जमीन फट जाती है। अचानक हवा शांत हो जाती है, जिससे उसके पीछे एक अजीब सी शांति छा जाती है। एक आत्मा गायब हो जाती है, उसका सार शांत रात में फीका पड़ जाता है। एक अजीब शांति गांव को ढक लेती है। गांव भयावह रूप से शांत है, हर कोना एक परेशान करने वाली शांति से घिरा हुआ है। साक्षी जागती है, उसका मन खाली स्लेट है। अपरिचित परिवेश का सर्वेक्षण करते हुए उसकी निगाहों में भ्रम छा जाता है। साक्षी को गांव की साधारण झोपड़ी में खुद को स्थापित करने की कोशिश करते हुए दिशाहीनता महसूस होती है। वह समझने के लिए संघर्ष करती है कि वह कहां है। उसका चेहरा भ्रम का मुखौटा है। साक्षी की आंखें जवाब खोजती हैं, केवल एक साधारण जीवन की बुनियादी बातें पाती हैं। अपनी स्मृतिलोप की भूल भुलैया में खोई हुई साक्षी अनिश्चितता के सागर में भटक रही है। गांव के दिल में खुशी फूट पड़ती है, क्योंकि ग्रामीण अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उनके चेहरे राहत और खुशी से चमक रहे थे। ग्रामीणों ने घोषणा की, तुमने हमें एक शाप से मुक्त किया। हवा राहत की सामूहिक आह से कंपन करती है, क्योंकि ग्रामीण अपनी नई स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं। गांव मुक्ति की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ है, जो खुशी और धन्यवाद में एकजुट समुदाय है। टीम गांव को पीछे छोड़ने की तैयारी करती है। उनकी कार परिचित के किनारे पर खड़ी है। अंतिम दृष्टि से वे गांव से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। कार आगे बढ़ती है, उनके हालिया आश्रय और आगे की अज्ञात सड़क के बीच की सीमा को पार करती है। टायर की गति बढ़ने पर धूल उड़ती है। गांव पीछे के शीशे में छोटा होता जाता है। टीम आगे बढ़ती है। उनकी कार विशाल परिदृश्य के खिलाफ एक छोटा सिलहूट है, जो अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ रही है। एक बच्चा खुशी से गांव की झाड़ियों की खोज करता है, अनजान है कि उसे खजाना मिलने वाला है। पत्तियों के बीच छिपा हुआ कैंची की एक जोड़ी धूप में चमकती है, जो बच्चे का ध्यान खींचती है। बच्चे के चेहरे पर विजयी मुस्कान फैल जाती है, क्योंकि वे अपनी नई खोजी हुई खजाने को पकड़ते हैं। कैंची बच्चे के हाथों में असीम संभावनाओं का प्रतीक बन जाती है। गांव दिन की रोशनी में नहाया हुआ है, उस ठंडी निगाह से अनजान जो कैमरे की ओर मुड़ती है। बच्चा के चेहरे पर एक मुस्कान बनने लगती है, जो भीतर की अंधेरी दुनिया का संकेत देती है। मुस्कान चौड़ी हो जाती है, एक भयावह इरादे का खुलासा करती है, जो रीढ़ को झकझोर देता है। बच्चे की मुस्कान फैलती है, जिससे उसका चेहरा शुद्ध आतंक के मुखौटे में बदल जाता है। उसकी आवाज एक दर्द भरी पुकार के साथ सन्नाटे को चीरती है। चटक चटक। उनके शब्दों की ठंडी गूंज बनी रहती है, जिससे एक स्थायी डर पैदा होता है। शांत संपादन कक्ष में हॉरर फिल्म का अंतिम शॉट मॉनिटर पर टिका हुआ है, जो एक निर्दोष दिखने वाले पुराने खिलौने पर जम जाता है। कमरे में एक अजीब तनाव भर जाता है, जो खिलौने की बेचैनी से बढ़ जाता है। स्क्रीन झिलमिलाती है, एक डरावना संदेश प्रदर्शित करती है। अगर आप भी उस बच्चे जैसे किसी पुरानी चीज से खेल रहे हैं, तो संभाल के, कहीं वो खूनी कैंची न हो। शब्द हवा में अशुभ रूप से लटकते हैं। जो अतीत के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत करते हैं, उनके लिए एक स्पष्ट चेतावनी। पुराना खिलौना, जो कभी मासूमियत का प्रतीक था, अब एक भयावह आभा रखता है, जो अनदेखे आतंक का संकेत देता है। एक चमकदार संपादन सुइट में एक संपादक एक कंसोल पर झुका हुआ है, जो लंबे घंटों के मलबे से घिरा हुआ है। स्क्रीन पर अंत क्रेडिट चल रहे हैं, जो हॉरर फिल्म के पूरा होने का प्रमाण है। अंतिम स्क्रीन संदेश चमकता है, लाइक करें, शेयर करें और द फियर फ्रीक्वेंसी को सब्सक्राइब करना न भूलें। अव्यवस्था के बीच हॉरर फिल्म का अंतिम संदेश बना रहता है, जो दर्शकों को द फियर फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करता है। राघव, तान्या और साक्षी सूरज की पैनी निगाहों के नीचे बख्तपुर गांव छोड़ने की तैयारी करते हैं। साक्षी अपनी भूली हुई यादों की छाया में खोई रहती है, जो व्यस्त गांव के जीवन के बीच एक मार्मिक आकृति है। तन्या और राघव चिंता से भरी एक नजर का आदान प्रदान करते हैं,
उनकी अनकही चिंताएं हवा में भारी हैं। उनकी आंखें मिलती हैं। उनके बीच एक मौन बातचीत होती है, क्योंकि वे साक्षी की नाजुक स्थिति से जूझ रहे हैं। साक्षी की स्मृतिलोप का भार उनके प्रस्थान पर एक लंबी छाया डालता है, जो उनकी दोस्ती के बंधन को परखता है। साथ मिलकर वे आगे बढ़ते हैं, आशा और आशंका के साथ अज्ञात में प्रवेश करते हैं। उनके भाग्य आपस में जुड़े हुए हैं। एक कार खुली राजमार्ग पर दौड़ती है, एक धातु का जानवर डामर की अंतहीन पट्टी के खिलाफ। अंदर साक्षी खिड़की से बाहर ध्यानमग्न होकर देखती है, विचारों में खोई हुई, जैसे दुनिया धुंधली हो रही है। राघव और तान्या चुपचाप आगे की सीटों पर बैठे हैं। उनकी निगाहें सीधे आगे की ओर टिकी हुई हैं। कार अपनी मूक यात्रियों को एक अज्ञात गंतव्य की ओर ले जाते हुए अपनी निरंतर यात्रा जारी रखती है। कार के अंदर रेडियो की अचानक आवाज से सन्नाटा टूट जाता है। कैंची की बेचैनी भरी आवाज गूंजती है, छटक छटक। राघव का हाथ तेजी से आगे बढ़ता है, घुसपैठ करने वाले शोर को शांत करता है। राघव के रेडियो बंद करने पर कार शांत हो जाती है। गाड़ी में चुप्पी गहरी और भारी है। रात के आवरण में एक कुत्ता सावधानी से श्यामा के विनम्र निवास की ओर बढ़ता है। उसकी इंद्रियां सतर्क हैं। कुत्ते की तेज नाक फड़कती है, जो उसे झोपड़ी के पास एक दिलचस्प खोज के करीब ले जाती है। गांव की शांति के बीच कुत्ते का ध्यान धातु की चमक पर जाता है। चांदनी कैंची पर नृत्य करती है, साधारण उपकरण को झिलमिलाते आकर्षण की वस्तु में बदल देती है। आरामदायक गांव की झोपड़ी में बूढ़ी दादी, जिसका चेहरा समय का नक्शा है, अपने प्यारे पोते पोतियों के बीच बैठती है। तेल का दीपक टिमटिमाता है, मिट्टी की दीवारों पर नाचते हुए साया बनाता है, क्योंकि हवा में प्रत्याशा भर जाती है। आज रात गाथा बदलती है। श्यामा की कहानी को कैंची में से एक के लिए अलग रखा गया है। बूढ़ी दादी घोषणा करती हैं, आज मैं तुम्हें श्यामा की नहीं, कैंची की कहानी सुनाऊंगी। पोते पोतियां उत्सुकता से करीब आते हैं। उनकी आंखें जिज्ञासा से भरी होती हैं, कैंची की कहानी सुनने के लिए उत्सुक। झोपड़ी शांत है, जलती हुई लालटेन के सिवाय, क्योंकि बूढ़ी दादी अपनी मनमोहक कहानी बुनने की तैयारी करती है। घने जंगल में एक सांप चुपचाप झाड़ियों के बीच से रेंगता है। एक कैंची की जोड़ी सांप के रास्ते में भयावह रूप से पड़ी है। सांप कैंची से मिलता है। सांप स्थिर पड़ा है। भक्तपुर में डर बना हुआ है। गांव पर छाया पड़ रही है, क्योंकि वे श्यामा की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। गांव वाले अपरिहार्य के लिए तैयार होते ही हवा आशंका से भरी हुई है। गांव में श्यामा के नाम की फुसफुसाहट गूंजती है, हर अक्षर डर से भरा हुआ। भक्तपुर डर और प्रत्याशा के चक्र में फंसा हुआ अपनी सांस रोक रहा है। गांव की झोपड़ी के धुंधले दायरे में तान्या एक सपने में बह जाती है। इस बार श्यामा का जाना पहचाना चेहरा नहीं दिखता। इसके बजाय अंधेरे से कैंची की एक जोड़ी निकलती है। कैंची हिलने लगती है। शांत रात में एक अशुभ संकेत। कैंची तान्या की ओर बढ़ती है। उसके सपने में एक मंडराता खतरा। श्यामा की टूटी हुई झोपड़ी हाल की उथल पुथल की एक स्पष्ट याद दिलाती है। इसकी क्षतिग्रस्त संरचना अराजकता का मूक प्रमाण है। कैंची वापस जमीन में है, एक अजीब सटीकता के साथ लगाई गई है, जैसे कि विनाश कभी नहीं हुआ। दृश्य पर एक अशांत शांति छा जाती है। कैंची का साधारण स्थान खंडहर की पृष्ठभूमि के विपरीत है। सामान्य और विनाश का संयोजन एक अशांत भावना पैदा करता है कि कुछ गहरा गलत है। यह दृश्य एक ऐसी बहाली का संकेत देता है जो तर्क को धता बताती है। कैंची एक ऐसी दुनिया का प्रतीक है जहां असंभव आम बात है। प्रकृति भूमि को पुनः प्राप्त करती है। कैंची टूटी हुई झोपड़ी के चारों ओर जीवन के क्रमिक पुनरुत्थान के बीच एक प्रहरी है। बख्तपुर गांव के दिल में एक नई शोध टीम आती है। उनकी निगाहें रहस्यमय झोपड़ी पर टिकी हैं। झोपड़ी चुपचाप खड़ी है। इसके रहस्य नए लोगों की उत्सुक आंखों से सुरक्षित हैं। टीम सावधानी से आगे बढ़ती है। हर कदम के साथ उनकी प्रत्याशा बढ़ती जाती है। जैसे ही वे झोपड़ी के सामने इकट्ठा होते हैं, एक साझा उद्देश्य की भावना उन्हें एकजुट करती है, यह जानने के लिए तैयार कि अंदर क्या है। राघव और तान्या गांव पहुंचते हैं। उनके चेहरों पर एक साझा संकल्प अंकित है। उनकी वापसी शांति की नहीं है, बल्कि कैंची को हमेशा के लिए नष्ट करने का वादा है।
उनकी आंखों में एक भयंकर दृढ़ संकल्प झलकता है। गांव इंतजार कर रहा है। राघव और तान्या जिस तूफान को लेकर आ रहे हैं उससे अनजान, राघव अपनी मुट्ठी बांधता है जो उनके मिशन की शुरुआत का संकेत देता है। तान्या सिर हिलाती है। उसका चेहरा गंभीर, दृढ़ संकल्प का मुखौटा है जो आगे जो भी हो उसका सामना करने के लिए तैयार है। रात के आवरण में राघव और तान्या श्यामा की झोपड़ी को जलाते हैं, उसे आग लगाते हैं। लपटें संरचना को चाट रही हैं, उसे आग की भूख से भस्म कर रही हैं। ज्वालामुखी दहाड़ता है, भयावह छायाएं डालता है जो विनाश के साथ नाचती हैं। ज्वाला के हृदय में कैंची हार मान जाता है। रात की दुर्भावना का एक और शिकार बनता जा रहा है। आग का विनाशकारी उपभोग जारी है जो रात के आकाश को नारंगी और लाल रंग से रंग रहा है। विनाश पूरा हो गया है जिससे केवल सुलगते खंडहर और धुएं की भारी गंध रह गई है। भक्तपुर गांव अब अपने भूतपूर्व स्वरूप का भूत है जो एक अशांत चुप्पी में ढका हुआ है। शांत वातावरण केवल कैंची की कट कट से टूटता है। एक ऐसी आवाज जो अशुभ लगती है, आवाज बनी रहती है जो घटित हुई बातों की एक अजीब याद दिलाती है। यह खाली सड़कों और सुनसान घरों को सताता है। ऐसा लगता है कि कतर कतर हमेशा गांवों में गूंजेगा। भक्तपुर पर आई त्रासदी का एक भयावह प्रमाण।